नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे। शाहीन के घर एनआईए का छापा। जी हां, दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट की सह आरोपी लखनऊ की डॉक्टर शाहीन के घर सोमवार दिन में काफी हलचल बढ़ गई। डॉक्टर शाहीन के घर एनआईए की टीम के पहुंचने से आसपास के लोग भी चौकन्ने हो गए। एनआईए ने एटीएस के साथ मिलकर शाहीन के पिता सईद अंसारी और बड़े भाई परवेज से 2 घंटे तक पूछताछ की। इस छापे के दौरान इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई। मोहल्ले की गली में पुलिस ने बैरिकेटिंग कर आवाजाही लगभग बंद करवा दी, जबकि टीम घर के अंदर कई घंटे तलाशी और पूछताछ करती रही। सूत्रों के अनुसार टीम ने शाहीन के पिता सईद अंसारी और बड़े भाई शुएब से गहन पूछताछ की। टीम सुबह 9:30 बजे पहुंची और करीब 11:42 पर बाहर निकली। इस दौरान अधिकारी घर के हर हिस्से की जांच करते रहे। हालांकि कहा जा रहा था कि एनआईए शाहीन को भी पूछताछ के लिए लखनऊ लाई है, लेकिन जांच एजेंसियों ने सूत्रों से इस बात से इनकार किया। बताया कि पड़ताल में एनआईए के हाथ कुछ महत्वपूर्ण इनपुट लगे हैं, जिनके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। तो 2 घंटे पूछताछ चली है। कितने राज खुले हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। डॉक्टर शाहीन के घर एनआईए का छापा पड़ा है। परिवार के लोगों से 2 घंटे तक पूछताछ की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं जब एनआईए की टीम और मनीष हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, 2 घंटे तक एनआईए की टीम ने पूछताछ करी है शाहीन के घर पर। कितने राज खुले हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सब के बीच क्या ताजा जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए दिल्ली बम धमाके के बाद से जिस प्रकार से एनआईए की टीम जो है लगातार जो है जांच में जुटी हुई है, और जिस प्रकार से अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो डॉक्टर शाहीन के जिस प्रकार से 3 पासपोर्ट सामने निकल करके आए थे, उनका सिम कार्ड जो है एक मस्जिद के एड्रेस पर था, और साथ ही साथ कानपुर में उनके द्वारा जो है 2 कारों की खरीद की बात सामने देखने को मिली थी। और जिस प्रकार से उनके घर वालों ने बताया था कि पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन इस किस वजह से जो है उन्होंने डॉक्टर की लाइन चुनी, वो भी बताया कि माँ की बीमारी के चलते उन्होंने इस रास्ते पे जाने की बात की। लेकिन जब कब रास्ता वो भटक गई, उनके परिवार वाले ये साफ तौर से कहते हैं कि हमें नहीं पता। लेकिन जिस प्रकार से एनआई की टीम जो है आज लखनऊ पहुंची, और लखनऊ और जम्मू कश्मीर सहित जो है करीब 10 ठिकानों पर जो है उनके द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें करीब 8 जगहों पर जो है एनआई की टीम जो है लखनऊ में गई। और सबसे अहम बात ये देखने को मिली कि डॉक्टर शाहीन के जो पिता हैं, उनके भाई हैं, उनसे जो है कई घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद जो है जिस प्रकार से अगर देखा जाए ये दौर दूसरा था, इससे पहले भी जो है उनसे पूछताछ जो है एनआई के और जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा की जा चुकी थी। उस समय भी जो उनके पास मोबाइल फ़ोन थे और जो भी उनके घर में कंप्यूटर थे, उसका डाटा और मोबाइल फ़ोन का पूरा डाटा सब कुछ उनके द्वारा लिया गया था। आज एकाएक आज फिर एनआई की टीम जो है उनके घर पर रही, और जिस प्रकार से घर से एनआई की टीम जब बाहर निकली है तो उनके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट जरूर थे। मीडिया ने जानने की कोशिश की, लेकिन उनके द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से एनआई की टीम जो डॉक्टर शाहीन और साथी उनके साथी अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उनके शक और उनसे पूछताछ के बिना पर जो है एनआई की टीम जो है अपना अगला कदम बढ़ा रही है। जिस प्रकार से उनके द्वारा फंडिंग को लेकर के बात आई थी, तो फंडिंग को लेकर के भी किस प्रकार से 1200 करोड़ को लेकर के जो कई कंपनियों के नाम सामने आए थे, जिसमें आबकारी विभाग ने जो है पूरा डाटा जो है एनआई को दिया था। तो इसी प्रकार से दर पर दर जो है खुलासे होते जा रहे हैं। लेकिन आज क्या क्या मिला है, अभी एनआई की तरफ से जो है कोई अभी मीडिया को कोई भी अभी रिलीज नहीं जारी की गई है। लेकिन जिस प्रकार से अगर देखा जाने के बाद क्या पिता और जो भाई हैं, क्या वो मीडिया से मुखातिब हुए, कोई बात सामने रखी?
बिल्कुल नहीं रखी। उनके द्वारा उनके पिताजी और उनके भाई पिछली बार जरूर एक बार सामने जरूर आए थे। उन्होंने अपनी बेटी के बारे में, अपनी बहन के बारे में उनके द्वारा जरूर बताया गया था। लेकिन जिस प्रकार से आज एनआईए की टीम जब उनके घर पर पहुंची है तो उनके द्वारा जो है तुरंत ही घर का दरवाजा बंद कर लिया गया और वो घर से बाहर नहीं निकले। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आज उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई भी बयान नहीं आया, लेकिन जिस प्रकार से एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जो है शिकंजा कसता जा रहा है, तो इससे नाम सामने आते जा रहे हैं। जहां जहां से भी नाम निकल करके आ रहे हैं। जिस प्रकार से आज एनआईए की टीम ने 8 जगहों पर जो है आज शिरकत की, वहां पर जाके छापेमारी की और कई जगहों पर जा करके जो है उनके द्वारा जो है दस्तावेज खंगारे गए। माना जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन जो है कभी भी अपने पिता के घर पर पिता के साथ नहीं रहती थी। वो लखनऊ आती थी, उनके और भी ठिकाने थे, तो उन ठिकानों पर भी जो है एनआईए की टीम पहुंची है। हालांकि जिस प्रकार से अब ये देखना है कि अब इस छापेमारी में क्या क्या प्राप्त हुआ है, आने वाले समय में जरूर मालूम होगा जब एनआईए की टीम जो है कुछ ना कुछ अपनी रिलीज या बयान जारी करती है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हर एक पहलू, चाहे वो कानपुर से जुड़ा हुआ डॉक्टर शाहीन का, बाकी या उनके साथियों का, जिस प्रकार से हर एक एंगल, चाहे कॉलेज स्कूल जहां से भी उन्होंने पढ़ाई की है, हर उनके साथ के जो ट्रेनी डॉक्टर हैं या साथ के डॉक्टर हैं, उन्होंने कानपुर से जो जब जॉब कर रही थी वहां छोड़ के गई वो, तो वहां पे जितने लोग भी जुड़े हैं, तो हर एक पहलू को, किसी भी एंगल को जो है एनआईए की टीम जो छोड़ना नहीं चाहती। इसी के बिना पर पूछे जा रहे हैं। फिलहाल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और क्या कुछ सामने आएगा ये फिलहाल देखना दिलचस्प होने वाला है। और आगे बढ़ते हैं। संसद में कुत्ते पर संग्राम। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी एक अनोखे विवाद में घिर गई। दरअसल वे अपनी गाड़ी में अपने पालतू कुत्ते के साथ संसद पहुंची। उनका ये वीडियो सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। बीजेपी ने इसे संसद की गरिमा से खिलवाड़ बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। घटना पर जब मीडिया ने रेणुका चौधरी से सवाल किया तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि इस मामले को अनावश्यक रूप से तूल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें क्या तकलीफ है, एक गूंगा जानवर अंदर आ गया तो कौन सी बड़ी समस्या हो गई। ये छोटा सा है, काटने वाला नहीं, काटने वाले तो लोग हैं पार्लियामेंट के अंदर। उनका ये बयान सामने आते ही विवाद और गहरा गया। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने रेणुका चौधरी पर विशेषाधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि संसद देश की नीतियों पर गंभीर चर्चा का मंच है, जहां इस तरह की हरकतें करना ठीक नहीं है। कौन सी प्रोटोकॉल, कहीं कानून बनी हुई है क्या? मैं रास्ते में आ रही थी, वहां एक स्कूटर वाला और कार वाले का टक्कर हुआ। उसके आगे ये छोटा पिल्ला निकल के सड़क पे घूम रही थी। मैंने सोचा ये किसी पहिए के नीचे आ जाएगी, मैं उठा के उसको गाड़ी में रखी और पार्लियामेंट आई और वापस भिजवा दी। गाड़ी भी गई, कुत्ता भी गई। तो किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं, उसका कोई इतराज नहीं। हम किसी गूंगे जानवर का हम देखभाल करते हैं तो ये बड़ी मुद्दा और चर्चा बन गई। और कुछ है ही नहीं क्या सरकार के पास? और इस पूरे मामले पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का क्या कुछ कहना है, जरा ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि संसद देश की नीतियों पर गंभीर चर्चा का मंच है, जहां इस तरह की हरकतें लोकोत्तर आचरण और संसद की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। अपने डॉग को लेकर संसद पहुंचना और उसके बाद ऐसी टिप्पणी करना देश को शर्मसार करता है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात बीजेपी सांसद ने कही। और आगे बढ़ते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनी वरदान। खबर गाजियाबाद से, जहां जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय निवासी सुभाष चंद्र पिछले 5 सालों से वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रहे हैं। इससे न सिर्फ किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद मिल रही है, बल्कि कई परिवारों को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के रहने वाले सुभाष चंद्र ने जैविक खेती को नई दिशा देने का बीड़ा उठाया है। गाय के गोबर
और ऑस्ट्रेलियन कैचवे यानी विशेष किस्म के केचुओं की मदद से तैयार उच्च गुणवत्ता की वर्मी कंपोस्ट अन्नदाता के लिए वरदान साबित हो रही है। आज हम आपको प्राकृतिक खाद यानी कि पैदावार की गुणवत्ता को सुधारने के लिए हम बताएंगे। हम एक ऐसे ही वर्मिंग कंपोस्ट जो देसी खाद है यानी कि बनाने वाली फैक्ट्री पर पहुंचे हैं। आप देख पाएंगे ये गाय का शुद्ध गोबर है, यानी कि यहाँ पर जो खाद बनाई जाती है गाय के गोबर से, और जो केचुए होते हैं केचुओं से खाद बनती है जो फसल को पूरी तरह से उचित और उसकी उर्वरता शक्ति तो बढ़ाती है। आपको दिखा दें कि यहाँ पर तैयार होने के बाद इसको तमाम तरह के जो ड्रम्स रखे हुए हैं इनमें भी इसको बनाया जाता है। एक महीने में लगभग 1 से 20 कुंटल के आसपास खाद तैयार होता है। आपको हम बता दें कि यहाँ पर आप देख पाएंगे जो खाद की जो पैकिंग है, ये पैकिंग यहाँ पर तैयार हो चुकी है और इलाइट ऑर्गेनिक नाम से ये कंपनी यहाँ पर चलती है। तमाम जगह पर इसकी जो डिमांड है बात करें तो, क्योंकि आजकल लोग जो देसी खाद यानी कि जो कीटाणु से रहित हो ऐसी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। छोटे किसान की बात करें तमाम देश के तमाम जगह पर ये खाद यहाँ से पहुँचती है। गाजियाबाद में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की दिशा में स्थानीय निवासी सुभाष चंद्र पिछले 5 सालों से पहल कर रहे हैं। सुभाष वर्मी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक खाद तैयार कर किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। उनकी इस पहल से न केवल किसानों को लाभ हो रहा है बल्कि क्षेत्र में जैविक खेती का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। कर रहे हैं आप यहाँ खाद का काम कर रहे हैं। कितनी खाद बना लेते हो, कितने दिन में तैयार होती है? ये कम से कम 2 महीने में तैयार हो जाए। 2 महीने में हो जाती है। कितनी कहाँ सप्लाई होती है? ये बहुत दूर दूर क्या नगर जावा है, इनके जावा अरिंगे का जावा। अच्छा, क्या काम करती है खाद? ये पेड़ पौधों में और उसमें पार्क में पेड़ पौधों का। कितने दिन से काम कर रहे हैं आप? मैं तो 8-9 महीने से कर रहा हूँ। भारत सरकार भी जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान उपलब्ध कराती है, जिससे इस प्रकार के उद्यमों को गति मिल रही है। सुभाष चंद्र के इस प्रयास से करीब 15 परिवारों को रोजगार प्राप्त हुआ है। ये परिवार उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं और इससे उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिला है। आजकल जो खेती हो रही है ये सब केमिकल आधारित खेती हो रही है, इससे बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं। कोरोना काल में इतनी मृत्यु हुई लोगों की, अगर उनका शरीर सही होता तो शायद ना हो पाती। उससे प्रेरणा लेकर हमने ये स्टार्ट किया। मैं ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हूँ और मैं सब्जियां भी उगाता था यहाँ। अब खाद का ही काम चल रहा है तो इसी से प्रेरित होकर मैं ये काम शुरू किया है। सुभाष जी, बात करेंगे कि आपकी जो खाद है किस तरह से तैयार होती है, क्या क्या मटेरियल आप इसमें यूज करते हो, कैसे कहा जाए कि शुद्ध होती है? ये गाय के गोबर से तैयार होती है और इसमें कोई केमिकल का यूज नहीं होता है। इसमें ऑस्ट्रेलियन कैचुए होते हैं, एस्टिनिया फिटिडा, वो इसको खाद को इसकी गुणवत्ता बढ़ाते हैं। गोबर को खाकर जो उसका निकलता है उससे खाद तैयार होती है। तो वे कैचुए इसको अच्छी तरह से खाद बनाते हैं इसको। स्थानीय स्तर पर रोजगार के इस मॉडल को एक सफल ग्रामीण उद्यम के रूप में देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार सुभाष चंद्र को वर्मी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक खाद के उत्पादन से 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति माह तक की आय प्राप्त हो रही है। उनकी तैयार की गई खाद आज देश के विभिन्न राज्यों में भेजी जा रही है, जहां ये किसानों के बीच काफी लोकप्रिय है। विशेषज्ञों का मानना है कि जैविक खाद पूरी तरह से जैविक खेती के लिए उपयोगी और लाभकारी साबित हो रही है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है और रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होती है। सुभाष चंद्र की ये पहल क्षेत्र के अन्य युवाओं और किसानों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरी है। देसी खाद बनाते हैं, तमाम तरह के उत्पाद जो फलों सब्जियों को या कहें तो फसल को गुणवत्ता के साथ शुद्धता के साथ पैदावार करने में सक्षम है। ऐसे इन उत्पादों से जिसमें गाय का गोबर और ऑस्ट्रेलियन कैचुए प्रयोग किए जाते हैं, जिसके उपयोग से जो फसल है वो शुद्ध होती है और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार देश में ऑर्गेनिक खेती को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है, लोग ऑर्गेनिक खेती यानी कि कीटाणु रहित फसल या अनाज खाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ी सौगात इसको कहा जा सकता है। और वहीं
जिस तरह से जो लोग हैं अपना इसको स्वरोजगार के रूप में यदि अपनाएंगे तो जल्द से जल्द एक बड़ी सफलता भी मिल सकती है। हालांकि इस काम में मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है और मेहनत के बाद जिस तरह से जो उत्पाद है वो लगातार बढ़ता है और कंपनी यानी कि भारत सरकार भी इसमें एमएसएमई के माध्यम से तमाम तरह की योजनाएं लेकर आ रही है, जिससे कि लोग उस योजना का भी लाभ उठाएं और देश हित में खाद का यदि उत्पाद करेंगे तो उसके कारण जो फसल है यानी कि जो अन्न है शुद्ध खाया जा सकता है, जो कीटाणुओं से रहित होगा। जयवीर मावी, के न्यूज गाजियाबाद। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के पार खबर आपको बताएंगे मां का हौसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हजारीबाग से एक ऐसी कहानी सामने आई जो ये साबित करती है कि एक मां का साहस और समर्पण किसी भी सपने को सच करने की सबसे बड़ी ताकत होता है। मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाली रूम की सरकार पति की बीएसएफ कैंप मेरी में पोस्टिंग के कारण पिछले कुछ समय से हजारीबाग में रह रही, लेकिन नए शहर में भी उनका पहला और सबसे बड़ा उद्देश्य वही रहा, अपने 6 साल के बेटे को स्केटिंग के सपने को पंख देना। रूमकी ने पहले खुद स्कूटी चलाना सीखा और फिर हर दिन अपने छोटे से बेटे के साथ 15 किलोमीटर दूर हजारीबाग झील तक स्केटिंग प्रैक्टिस के लिए पहुंचना अपनी दिनचर्या बनाने लिया। रोज सुबह स्कूटी पर बेटे को बैठाकर निकलने वाली ये माँ बच्चे के साथ सिर्फ दूरी ही नहीं तय करती बल्कि उसके सपने को भी आगे बढ़ाती है। झील के किनारे जब ये नन्हा बच्चा अपने पैरों में स्केट्स बांधकर रफ्तार पकड़ता है तो उसमें उसकी अपनी खुशी के साथ साथ एक माँ की उम्मीद और मेहनत भी दौड़ती नजर आती है। स्केटिंग जैसे खेल में शुरुआत करना किसी 6 साल के बच्चे के लिए आसान नहीं है, लेकिन रूमकी की मजबूती उनके डर, हर गिरावट और हर चुनौती को ढाल बन जाती है। यही वजह है कि इस छोटे चैंपियन की रफ्तार में मासूमियत के साथ साथ एक अनोखा आत्मविश्वास भी दिखता है। तो उठ के जैसे बाबू को स्कूल भेजना पड़ता है, घर का काम, फिर इसका पापा भी ड्यूटी, इन लोगों का कोई फिक्स ड्यूटी नहीं रहता है। आज दूसरा टाइम पे होगा तो कल दूसरा टाइम पे होगा, तो ये हो जाता है। स्कूल उसको भेज के खाना बना के फिर आके बाद उसको नहा के खाना खिला के फिर इधर निकल जाती हूँ आने के लिए। आपको स्पोर्ट्स में रुचि थी क्या? हाँ, मेरा बाबू का ज़्यादा है, मेरा नहीं इतना। मैं तो बस मेरा हस्बैंड बीएसएफ से है ना, तो वो भी स्पोर्ट्स पहले खेल चुके हैं। पिछले 6 सालों से मेरे पास 5 से 6 हज़ार बच्चे स्केटिंग अभी तक सीख चुके हैं और बहुत सारी स्टोरी उसके अंदर छुपी रहती है। लेकिन आज जैसे आप लोग जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो बीएसएफ से आती हैं यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर से, और सबसे बड़ी बात है कि उनको स्कूटी भी चलाने नहीं आता था। उनके हस्बैंड लेकर के आते थे, लेकिन वो खुद वहाँ पर फिजिकल ट्रेनर हैं और उनका शेड्यूल बहुत टाइट होता है और वो डेली लेकर के अप डाउन नहीं कर सकते, और इसलिए उनकी वाइफ जो हैं वो बच्चे के लिए खुद से स्कूटी सीखी और वो लेकर के पिछले लास्ट 20-25 दिन से वो मेरे पास रेगुलर आ रही हैं बच्चे को लेकर के। मुझे स्केटिंग बहुत पसंद है, इसलिए मम्मी रोज लेकर आते हैं। और यूपी में जाम का झाम खत्म होने का नाम ही ले रहा है। यूपी के लिए जिले कन्नौज और हमीरपुर में जाम में हाहाकार की तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर कन्नौज की है, जहां जाम में एम्बुलेंस फंसने से मरीज तड़प रहा है। जाम खुलवाने में यातायात पुलिस नाकाम रही। कवरेज को पहुंचे मीडियाकर्मी पर टीएसआई भड़क गए और मीडियाकर्मी से अभद्रता करने लगे। कई किलोमीटर लंबा जाम लगने से लोग परेशान दिखे। लोगों ने जाम को लेकर नाराजगी जाहिर की। पूरा मामला तिरवा कस्बे के ठटिया चौराहे का है। वहीं दूसरी तस्वीर हमीरपुर से, छोटी बच्ची के साथ जाम के जाम में फंसी महिला ने जाम की दुर्दशा दिखाई और महिला का आरोप डायल 112 में कॉल करने पर भी कोई मदद नहीं मिली। महिला ने जाम का वीडियो बनाकर जाम में फंसी एम्बुलेंस, सैकड़ों गाड़ियां दिखाई। कई घंटों से महिला अपने बच्चों के साथ जाम में फंसी हुई थी। महिला ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए और ऐसा होगा तो हमीरपुर विकास कैसे करेगा, ये सवाल उठाया। बता दें कई दिनों से हमीरपुर के NH 34 पर भीषण जाम लग रहा है, जिसको लेकर लोग परेशान हैं।
और सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे संवाददाता हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और कन्नौज से अमित हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ने हैं। सिद्धार्थ, तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर जाम की समस्या से लोग परेशान हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दूं जो हमीरपुर जनपद है, जनपद से होकर NH-34 गुजरता है, जो कि यमुना और बेतवा जो पुल है वो इसी NH-34 पर हमीरपुर जनपद को सागर से कानपुर को जोड़ने का काम है। फिलहाल जो ये रोड है लगातार 3 दिनों से ही जाम की स्थिति का सामना करने को मजबूर है। जो ट्रैफिक है वो बेहद ही धीमी रफ्तार से चल रहा है। तो वहीं आपको बताएं लगातार 2 दिन से ये ट्रैफिक की स्थिति एकदम ठप सी हो गई थी, जिस दौरान एक महिला जो अपने बच्चे के साथ कहीं से वापस अपने घर लौट रही थी, उस दौरान हमीरपुर के कुछ कदम पहले ही वो इस जाम की स्थिति में फंसकर बेबस हो जाती है, जिस दौरान ये महिला एक स्वयं का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करती है। इस वीडियो में महिला बताती है कि उसने कई बार मदद मांगने के लिए 112 डायल पे भी कॉल करी और अन्य जो यातायात के पुलिसकर्मियों से संपर्क कर पाई, उनसे भी मदद मांगने की कोशिश करी, लिहाजा उसकी कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आया, जिसके बाद वो महिला इस वीडियो को बनाकर सोशल मीडिया में डालने के लिए मजबूर हो गई। फिलहाल महिला ने जो ये वीडियो बनाया, इसमें महिला साफ तौर पे मदद मांगते हुए भी दिखाई दे रही है कि किसी तरह से उसको इस जाम की झंझट से मुक्ति मिले और समय से वो अपने घर पहुंच पाए। वहीं महिला जब वीडियो बना रही होती उस दौरान महिला एक एम्बुलेंस को भी दिखाती है और लगातार पूरा ही ट्रैफिक दिखाने का कोशिश करती है। आपको बता दें बीते कल ही इसी ट्रैफिक में एक एम्बुलेंस में बच्ची बीमार होने के चलते जिला अस्पताल लाई जा रही थी, जिस दौरान वो इस जाम में फंसती है। और सिद्धार्थ, हम देख रहे हैं कि कुछ पत्रकार के साथ भी बदसलूकी करी गई है जब वो कवरेज करने के लिए पहुंचे। नहीं, फिलहाल इस तरह की तो कोई अभी सूचना नहीं आई है कि किसी पत्रकार के साथ किसी तरह की कोई भी घटना घटित हुई है। लिहाजा जो अपने आप को पत्रकार बता रहे थे, बाद में वो साबित होते हुए नजर आए कि वो बस अपने आप को बचाव करने के लिए पत्रकारों का नाम अनर्गल ही उपयोग में लाते हुए दिखाई पड़े। ठीक, अमित आपके पास क्या जानकारी है? जाम की स्थिति से जो लोग हैं वो परेशान हैं, वीडियो सामने आया है, क्या अभी तक प्रशासनिक अमला जाम से निजात दिला पाया है या नहीं? जी बिल्कुल, बता दें ये जाम का कोई एक दिन का काम नहीं है। ये जाम लगभग हर दिन ऐसे ही इस तरह से लगता है। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर ये ट्रैफिक पुलिसकर्मी देखकर भी चीजों को अनदेखा कर देते हैं, जिसके चक्कर में आम पब्लिक परेशान होती है, मरीज परेशान होते हैं और छुट्टियां जब होती हैं स्कूलों की तो बच्चे भी परेशान होते हैं। ऐसा ही एक मामला ठठिया थाना क्षेत्र में आया है, जहां पर काफी लंबा जाम लगा हुआ था, एम्बुलेंस फंसी थी, बच्चे फंसे थे, आम राहगीर भी बहुत बुरी तरह से फंसे थे और वहां पर जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी थे वो नजारा से दिख रहे थे और अगर कुछ काम भी कर रहे थे तो जैसे फॉर्मेलिटी अदा कर रहे थे। इसी दौरान कन्नौज के एक पत्रकार ने इसका वीडियो बनाया और जैसे ही वो वीडियो बनाने लगा, ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपने पूरे रौब में आया और उसको अड़काने लगे कि तुम वीडियो क्यों चलो, कोतवाली चलो। तो ऐसे में उनका रौब सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों पे देखने को मिलता है, क्योंकि पत्रकार जो समाज का आईना होता है, समाज की आवाज बनता है, इस तरह की तकलीफें दिखाता है। हालांकि वो पुलिस का भी सहयोग करता है, लेकिन पुलिसकर्मी इस तरह से पत्रकारों से अभद्रता करते हैं, हनक दिखाते हैं और उनको कोतवाली ले जाने, तमाम तरीके की धमकियां जैसी चीजें भी देते हैं। लेकिन वो दूसरी तस्वीर नहीं देखते हैं कि उनकी इन लापरवाहियों की वजह से लोगों को कितनी समस्याएं होती हैं। कभी कभी मरीजों की जान जोखिम में पड़ जाती है। तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि एक एम्बुलेंस क्या था, उसमें कोई गंभीर डेटा स्थितियां हो जाती हैं, तो ऐसे में उस मरीज को कितनी दिक्कतें हो रही होती हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल के टाइम पे निकलते हैं, अक्सर यहाँ पर जाम लगा रहता है। कन्नौज का एक प्रमुख चौराहा है, तो प्रमुख चौराहा है और जाम की स्थिति है और पत्रकारों से बदसलूकी भी है। फिलहाल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सिद्धार्थ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और धरा गया 42 लाख का ठग। कानपुर में 42 लाख से ज्यादा की ठगी करने वाला कुख्यात आरोपी आखिरकार गिरफ्तार हो गया। कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे में फरार चल रहा आरोपी ने महीनों तक पुलिस को चकमा दिया, लेकिन आज पुलिस की दबिशों के बाद उसे उत्तराखंड देहरादून से गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था और पुलिस लगातार उसकी तलाश में थी। आरोपी नरेंद्र नाथ सोनी 42 लाख रुपए की ठगी के मामले में वांछित था। आरोपी फर्जी तरीके से लोगों से पैसा लेकर गायब हो गया था। पुलिस की कई टीमों ने लगातार दबिश देकर फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो 42,29,600 की ठगी करने वाला हत्थे लगा है। कानपुर कोतवाली में चल रहा था मुकदमा। तो कानपुर कोतवाली में मुकदमा चल रहा था, पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। थाना कोतवाली में एक मुकदमा लिखा गया था 5/25 जो कि 420 का केस था। इसमें हम लोगों ने गिरफ्तार किया है रविंद्रनाथ सोनी को देहरादून से, और इसमें ये पता चला है कि एक ब्लू चिप कंपनी है जो कि दुबई और सऊदी अरेबिया में बेस्ड है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के नाम से इसने रविंद्रनाथ ने काफ़ी लोगों से पैसे लिए थे। उसमें से जो 5/25 का मुकदमा है उसमें अराउंड 42.3 लाख वादी से लिए गए थे और इन्वेस्टमेंट के नाम पे, ताकि हम आपको हर महीने रिटर्न्स देंगे। जब वो रिटर्न नहीं मिला और ये पता चला कि इसमें कुछ धोखाधड़ी चल रही है, तब ये मुकदमा लिखवाया गया था। खबर पर अधिक जानकारी के शहनवाज खान हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। शहनवाज, स्पेशल टीम ने उत्तराखंड हरिद्वार से ठग को धर दबोचा है। क्या जानकारी और कैसे दबोचा, क्या बताएं? आर्य जी, पूरा मामला बता दें। थाना कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक 42 लाख का ठगी जो है आज उत्तराखंड और से घर दबोचा गया है। ये इनामिया 10 लाख का इनामिया था, जो काफी सालों से फरार चल रहा था, जिसको देखते हुए आज क्राइम ब्रांच की टीम और एसटीएफ की टीम ने इसको घर दबोचा है। और इसके साथ साथ जो एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा जी है, उन्होंने उनके बारे में बताया काफी समय से लोगों को ठगता था और कई अन्य जिलों से, चाहे कानपुर हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो यूपी के जितने भी जिले हो, उन इलाकों में ये ठगी जो करता था और लोगों को ठग के लोगों को बताता कि इसमें ये फलाना ही स्कीम आई है, तो लोगों को ठग के लोगों को वसूली करता था। जी आरिफ जी। ठीक है शहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़े पैमाने पर ठगी की और स्पेशल टीम ने उत्तराखंड हरिद्वार से फिलहाल धर दबोचा है। और स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।